तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो दोस्तों पहले आपको बताता हूँ कि प्रिज्म क्या होता है। बच्चों प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। ठीक है, और ये जो बना होता है बच्चों ये कांच का बना हुआ होता है। किसका बना होता है बच्चों? ये कांच का बना हुआ होता है। तो चलिए देखिए मैं थोड़ा इसके मॉडल को स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ABC ये एक प्रिज्म है। ठीक है, जिसमें AB और AC इस प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ हैं और जो जो एंगल है बच्चों ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण है। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, AB और AC प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, और इनके बीच में जो बनने वाला कोण, ये वाला जो कोण आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, और जो भी फार्मूले में आप स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों इन पृष्ठों को जो मिलाने वाली रेखा होती है जो BC आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों अपवर्तक कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तक कोर। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हमें इसी पदार्थ के यानी इस प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए हमें सूत्र वेरीफाई करना है। क्या फार्मूला क्या लाना है? देखिए लेकर आना है बच्चों, म्यू इजिकल टू साइन डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। एग्जाम के टेस्ट से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक यहाँ पे एक किरण आप देख पा रहे होंगे, ये एक किरण चल रही है, इसका एक हम नाम दे देते हैं। देखिए मान लीजिए बच्चों ये किरण है I और ये मान लो ये जो अपवर्तक पृष्ठ AB है इसके P बिंदु पर आकर के ये आपतित हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों मैं इस पर अभिलंब खींचूं, क्या खींचूं बच्चों? अभिलंब खींचूं। ठीक है, तो देखिए वो क्या होगा, देखिए अभिलंब, हम बिंदु P पर बच्चों एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो बच्चों वो नॉर्मल ये है। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा बच्चों हम लोग जानते हैं अगर ये किरण चल रही तो ये आपतित किरण है। ठीक है, और ये अपवर्तित होकर के इधर जाएगी। लेकिन बच्चों इससे पहला अगर हम बच्चों बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है बच्चों उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण कहते हैं। इसको बच्चों हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम अपवर्तन कोण को आपतन कोण को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे बच्चों? I1 से। I1 से बच्चों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बच्चों दो दो अपवर्तक पृष्ठ है, यानी अपवर्तन या दो बार होगा। तो पहले के लिए मैंने बच्चों I1 नाम दिया है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों देखिए ये जो किरण, अब जब देखो ये अभिलंब है। ठीक है, और ये अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच देखो अपवर्तित किरण ये है और ये अभिलंब है। ठीक है, देखो अपवर्तित किरण तो बच्चों ये जिस माध्यम में जा रही है। ठीक है, और ये क्या बच्चों? अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है बच्चों? अपवर्तन कोण होता है, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम इसको R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बच्चों? R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो किरण जा रही है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु हमने कह दिया ये Q पॉइंट है बच्चों। कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट पर आकर आपतित हो रही है। ठीक है, यानी जो अपवर्तक पृष्ठ AC है, ठीक है, इस पर ये जो किरण जा रही है P किरण जा रही है। ठीक है, जो बिंदु Q पर आपतित हो रही है। ठीक है, अच्छा क्योंकि बच्चों कांच, ये जो प्रिज्म कांच का बना हुआ होता है, पहले क्या था किरण जा रही थी बच्चों वायु से कांच के अंदर जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, इसलिए वो अभिलंब की ओर झुकी थी। इसलिए देखो ये वैसे तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी बैंड हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखिए मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और देखिए वो नॉर्मल क्या होगा, देखिए वो नॉर्मल बच्चों ये होगा, ये वो नॉर्मल हुआ। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल से थोड़ी बैंड कर रही है, यानी अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, तो अब ये जो कोण बच्चों बने यहाँ पे, तो ये तो बना देखो इसके अंदर ये अपतन कोण हुआ, जिसको बच्चों मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण क्या हो गया बच्चों? अपवर्तन कोण हो गया, जिसको मैं I2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे बच्चों? I2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी एयर में जो बने हुए कोण है दोनों ओर मैंने I1 I2 से रिप्रेजेंट करे, और जो ग्लास यानी कांच के अंदर बने हुए कोण है उसको मैंने R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों मैं इस किरण की अगर रियल इसका ट्रैक दिखाना चाहूँ, इसका असली पथ दिखाना चाहूँ कि किरण तो इधर जाना चाहिए थी, है ना, यदि अगर मैं इस किरण को आगे बढ़ाता हूँ, आगे IP को आगे की ओर, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाती है आगे। ठीक है,
वो कुछ बच्चों इस डायरेक्शन में आगे जाती, ठीक है। अच्छा इस कर्ण को अगर मैं बच्चों पीछे हटाता हूँ तो ये कर्ण पीछे हट के बच्चों कहाँ मिल रही है, देखिए यहाँ पर मिल रही है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। यानी आईपी कर्ण को आगे बढ़ाइए और ये क्यू मान लीजिए आपको एस पॉइंट है, इस क्यू एस कर्ण को पीछे हटाइए तो एक दूसरे को बिंदु ओ पर मिल रही है, ठीक है। और इनके बीच का जो कोण है बच्चों, ये बीच का कोण बच्चों कहलाता है ये विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। या डेल्टा क्या बच्चों इनके बीच का विचलन कोण है, ठीक है। अच्छा अब देखो स्टैंड, हम यहाँ पे थोड़ा इस पे ट्रायंगल के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको देख पा रहे होंगे बच्चों, देखिए ओ पी क्यू, ये जो आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल में बच्चों देखिए ये जो डेल्टा है, ये इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है, ये इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो होता है बच्चों त्रिभुज में, दोनों अंतः समकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये जो डेल्टा होगा बच्चों, डेल्टा, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस कोण यानी इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर होगी। तो हमें ये कोण पता होना चाहिए कि ये कोण होगा कितना। देख स्टैंड ध्यान से समझे, बड़ा आसान इसको समझना है। देखिए ये वाला कोण क्या I1 कोण है, ठीक है। ये जो I1 होगा बच्चों वो इस पूरे कोण के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा का नाम देता हूँ, ठीक है, तो ये इस पूरे के बिल्कुल बराबर होगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरे बात। तो ये डेल्टा होगा कितना, देखिए ये होगा बच्चों I1 माइनस R1। क्या होगा बच्चों, I1 माइनस R1। यानी देखो अगर ये पूरा एंगल मान लो 50 डिग्री का है तो ये भी बच्चों पूरा एंगल कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। बट अगर मान लो कि ये 50 हमको दिया है और ये 30 दे रखा, R1 का मान कितना 30 दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा बच्चों, ये डेल्टा हो जाएगा बच्चों आपका I1 माइनस R1। यानी कितना हो जाएगा ये आपका 50 में 30 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, ये वाली वैल्यू ये होगी बच्चों आपकी R1 माइनस R1, I1 माफ कीजिएगा I1 माइनस R1, देखिए I1 माइनस R1। इसी प्रकार बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ये होगा बच्चों I2 माइनस R2, सेम इसी कंडीशन में, यानी I2 में से R2 घट रहा है तो ये हो जाएगा एंगल होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका I2 माइनस R2, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, आपको क्लियर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अभी हम इस ट्रायंगल में चलेंगे। देख ट्रायंगल कौन कौन सा, ओ पी क्यू में हम चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम बहिष्कोण का मान यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, समझिए। देखिए स्टैंड समझे, देखिए ट्रायंगल यानी त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है। देखिए ये जो हो जाएगा बच्चों आपका डेल्टा यानी जो बहिष्कोण है वो अंतः समकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो ये जो एंगल है ओ पी क्यू यानी ये एंगल ये है बच्चों आपका I1 माइनस R1, ये I1 माइनस R1, ठीक है, प्लस ये जो कौन बना ओ क्यू पी, ये है बच्चों I2 माइनस R2। क्या बच्चों ये I2 माइनस R2, ठीक है। अच्छा थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा बराबर देखिए ये I1 प्लस का है, ये I2 प्लस का है, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख लीजिए, ये जाएगा बच्चों I1 प्लस I2, ठीक है। अच्छा देखिए R1 माइनस का, R2 माइनस का, अगर माइनस कॉमन अगर मैं बच्चों इसके अंदर से ले लूँगा तो ये फार्मूला बनेगा, या जो वैल्यू बनेगी R1 प्लस ये R2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ बच्चों अल्पतम विचलन के लिए, किसके लिए बच्चों, अल्पतम विचलन के लिए, तो क्या होगा देखिए, देखेंगे देखिए अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन का मतलब है कि डेल्टा का मान कम से कम हो, ठीक है। अल्पतम विचलन के लिए क्या होता है देखिए, विचलन के लिए क्या होगा, देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए देखो डेल्टा को हम लिखेंगे डेल्टा m, ठीक है। और I1 बराबर I2 को बच्चों हम लिखेंगे I, ठीक है। और ये जो बच्चों आपका R1 बराबर R2 है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे केवल R, यानी डेल्टा को हम लिखेंगे डेल्टा m, तो लिखिए ये बनेगा बच्चों डेल्टा m, और I1 और I2 दोनों को ही I लिखा जाना है तो ये जुड़ेगा तो 2I हो जाएगा, ठीक है, माइनस R1 और R2 को दोनों को ही R लिखेंगे, लेकिन ये ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 2R हो जाएगा। इसको एक कैसे नंबर फर्स्ट कह दीजिए, ये बन गई बच्चों समीकरण नंबर 1। अच्छा बच्चों अब हम चलेंगे इसके अंदर एक आपको देख पाएंगे चतुर्भुज लेंगे बच्चों हम ए पी, यहाँ पे कोई नाम देते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने नाम दे दिया M, ठीक है। तो देखिए चतुर्भुज ए पी एम क्यू में, ये चतुर्भुज आप देख पा रहे हैं ए पी एम क्यू में। बच्चों चतुर्भुज की ये खास बात होती है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम कौन कौन सा एंगल लेंगे, एक तो ए वाला एंगल लेंगे क्योंकि बच्चों ये तो मेन फार्मूले में आ रहा है,
ठीक है। और हम ये वाला एक एंगल ले लेंगे जो R1 R2 के साथ में बनना है, ये वाला तीसरा वाला एंगल नीचे वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज का साइन है ये APMQ में, ठीक है। तो एंगल ए को लेंगे, देखिए एंगल ए प्लस एंगल एम को लेना है, क्योंकि ए के सामने कौन सा कोण बनना है, एम कोण बनना है, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एम को हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए एम को लिखेंगे PMQ, क्या लिखेंगे बच्चों, PMQ, एंगल PMQ बराबर कितना, 180। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए इसमें ए और इसमें एम बीच में आ रहा है, तो ए और एम देख लीजिए अपने डायग्राम में, बिल्कुल देखो सामने ही आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है चतुर्भुज ए भी, किसमें APMQ में। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा अब बच्चों देखिए कि नीचे त्रिभुज बनना है, कौन कौन सा, PQM, ये त्रिभुज देख पा रहे हैं, PMQ देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें चलेंगे, और त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो देखिए हम इसी का यहाँ पे फायदा उठाएंगे। तो देखिए क्या होगा, देखिए त्रिभुज PMQ में, ठीक है। अच्छा देखिए अब देखिए तीनों कोण मुझे लिखने हैं, कौन कौन से, एक तो ये R1, एक R2 और एक ये M वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, आपका 180 होता है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे, देखिए R1 एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल कौन सा, देखो एक कोण ये वाला आ गया, एक कोण ये वाला आ गया, और तीसरा कोण ले लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, PMQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PMQ। देखो एंगल PMQ बराबर कितना, 180। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है, ठीक है। इसको समीकरण कह दीजिए बच्चों, एक क्या बन गई थी, इसको समीकरण 2 का नाम दीजिए, ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 समीकरणों को देखो, इसकी LHS जो है बच्चों, इसकी जो LHS मतलब जो RHS है वो सेम है, यानी एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। अब इनको हम आमने सामने रख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखिए सॉल्व क्या कंडीशन बनेगी। तो लिखेंगे समीकरण 2/3 से, ठीक है। तो समीकरण 2 को डाल लीजिए, क्या देखिए यह है बच्चों एंगल A प्लस एंगल PMQ, एंगल PMQ प्लस नहीं इक्वल, जोड़ नहीं रहे, समीकरणों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपका PMQ। देखो ये वाला हो गया ना, पहली वाली कंडीशन तो देखो ये आ गई, और जो ये वाली कंडीशन है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, PMQ, ठीक है। तो यहाँ से PMQ से PMQ कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए यहाँ से कर लीजिए कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा बच्चों क्या, आपका एंगल A बचेगा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा बच्चों आपका, देखिए यहाँ से बच्चा एंगल A, और यहाँ से बच्चा आपका एंगल R1 प्लस एंगल R2, ठीक है। अच्छा फिर से वही अल्पतम विचलन के लिए, ठीक है, क्या होगा, देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझें, देखेंगे अल्पतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए एंगल A को हम लिखेंगे केवल A, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों जो एंगल R1 है उसको हम केवल R लिखेंगे, ठीक है। या दोनों को लिख देता हूँ, चलो मैं एंगल R1 बराबर एंगल R2 बराबर क्या लिखेंगे हम बच्चों, एंगल क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, देखिए ये A है, इसको हमने A लिखा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा R, एक R ये और एक R ये, क्योंकि R1 और R2 को हम R लिख रहे हैं तो जोड़ना दे 2R हो जाएगा, जब बच्चे ये 2R हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसी संबंध को आगे लिख देता हूँ, देखिए शायद आप स्क्रीन पर ना देख पा रहे हो जो मैंने लिखा है, देखिए क्या आया, ये एंगल A बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 2R आ गया, कितना आ गया, 2R आ गया। अगर बच्चों मैं ऐसा R का मान निकालूँ तो ये इसके अपॉन में आएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को R बराबर लिख सकता हूँ बच्चों मैं A/2, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, A/2। तो मुझे यहाँ से बच्चों मुझे R की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब ये R की वैल्यू बच्चों मैं समीकरण 1 में लिखूंगा, यहाँ से फिर मुझे I का मान पता चल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर रखिए मान कैसे रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा डेल m इज इक्वल टू, देखो 2i माइनस का 2। अब R आ रहा है, R का वैल्यू रख लीजिए, R का मान है बच्चों A/2,
2, तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बच्चों डेल एम इज इक्वल टू 2i, ठीक है, और ये a बचेगा, ठीक है। ऐसा अगर i का वैल्यू निकालूँ तो ये तरह का प्लस का हो जाएगा वैल्यू, यानी हो जाएगा डेल एम प्लस a हो जाएगा, और ये जो बट्टू में इसके ऊपर में क्या आएगा बच्चों 2 आ जाएगा, तो ये काय का वैल्यू आ गया बच्चों, ये आपका i का वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो मेरे पास बच्चों r का मान भी आ गया और ये i का मान भी आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लगाना है स्नेल का नियम, ठीक है, ठीक है, या अपवर्तन का प्रथम नियम, ठीक है। क्या होता है देखिए, लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है देखिए, समझ आ रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये होता है बच्चों आपका म्यू इक्वल टू होता है tan साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये स्नेल का नियम अप्लाई किया तो मी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए साइन आई, तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ चुकी है आई और आर की, मैं इसमें पर अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान समझे। देखिए थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूँ, देखिए साइन आई, साइन, अब आई आ रहा है तो आई का वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है, डेल एम प्लस ए बाई 2, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगा डेल एम प्लस ए बाई 2, ठीक है। फिर आपका साइन आर, क्या बच्चों साइन आर है, तो साइन, अब आर का मान भी मुझे पता चल चुका है कितना बच्चों ए बाई 2 है, कितना बच्चों ये ए बाई 2 है। तो स्टैंड ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये वही फार्मूला बच्चों जो आपको स्क्रीन पर मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। तो बच्चों ये फार्मूला बच्चों आपको ड्राइव करने आता है, ठीक है, और ये बच्चों यहीं पे प्रूव्ड हो चुका है। और ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बच्चों आप लोगों से 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम के पर्पज से, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको देखो फिर से आपको समझा देता हूँ क्या हमने किया था। सबसे पहले बच्चों हमने इस त्रिभुज में चले थे, ओ पी क्यू में चले थे, ठीक है। जब ओ पी क्यू में चले थे बच्चों हमने, तो यहाँ से हमने इक्वेशन 1 को प्राप्त किया था, ठीक है। फिर हमने चतुर्भुज में चले, कौन कौन से में चतुर्भुज था, ए पी एम क्यू, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो हमें चतुर्भुज में चले, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनाई सेकंड। फिर हमें नीचे वाले त्रिभुज में चले, कौन से वाले में बच्चों, पी क्यू एम ए या पी एम क्यू में, इस वाले त्रिभुज में चले, ठीक है। तो ये तीसरी हमें समीकरण मिली। समीकरण 2 और 3 की हमने कंपेयर करी, तो जिसकी वजह से मुझे बच्चों ये कंडीशन प्राप्त हुई, यानी ए इक्वल टू 2r, यानी r का मान मुझे प्राप्त हुआ a बाई 2, ठीक है। अब इस r के मान को मैंने समीकरण 1 में लिखा, यहाँ से फिर मुझे i का मान मिला सॉल्व करके, ठीक है। फिर मैंने स्नेल का नियम अप्लाई किया, वैल्यू को फिट किया i और r की, तो फाइनली आंसर बच्चों आपका प्राप्त हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बच्चों के प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या होता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।